हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एलजेपी पर किसका कब्जा? चाचा जीतेगा या भतीजा बाजी मारेगा? इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। थोड़ी ही देर बाद चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो एलजेपी के पूरे विवाद पर पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। हम आपसे चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात चाचा पशुपति पारस की कर लेते हैं, उनके उन आरोपों की कर लेते हैं जो उन्होंने चिराग पासवान पर लगाए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे ने पशुपति पारस से एक्सक्लूसिव बात की, सुनिए। एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। पशुपति जी, बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि असली एलजेपी कौन सी है। देश से ये चलता है संविधान से, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हम लोगों के यहाँ, और अपने देश में संविधान लागू है पूरे देश। उसी संविधान के तहत आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम करते हैं, लोकसभा विधानसभा सभी लोग संविधान से बंधे हुए हैं। हम लोगों ने परसों, हमारे दल में हम लोग 6 सांसद हैं। वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यकलाप से असंतुष्ट होकर लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने दस्तखत करके स्वयं सशरीर जाके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को हम लोगों ने दिया, और हम लोगों ने अपनी बात कही उनसे कि क्या परिस्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, जो मेरे बड़े भाई थे, उनके द्वारा 28 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, और उनका राजनीतिक जीवन 69 से लगभग 52 वर्ष तक वो राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ में रहे वो। और उनकी सोच थी कि देश में जितना दलित है, पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी जाति है, आदिवासी है, अकलियत के साथी हैं, और ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए, उनका मदद होना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। दलित शब्द है उसमें, दलित सेना का उन्होंने गठन किया कि यदि दलित पर कोई अत्याचार करेगा तो दलित सेना उसका विरोध करेगा। फिर 28 नवंबर 2000 ईस्वी को लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ, और उस समय से आज लगभग 21 वर्ष हुआ। 21 वर्ष तक हम लोग 3 भाई थे। दुर्भाग्य से मैं अभी जीवित हूँ। हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। लेकिन एक आदर्श है, पासवान जी को मैं आदर्श मानता था, आज भी मानता हूँ। देखिए, मेरे पीछे में जहाँ मैं बैठता हूँ उनका फ़ोटो है। मैं सुबह में रोज़ स्नान करके पूजा करता हूँ। मैं उनको भगवान स्वरूप मानता था, और उनमें एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि परिवार कैसे चले, पार्टी कैसे चले, ये सोच उनमें था। एक रिक्शा पुलर भी टेलीफोन करता था, वो कहीं व्यस्त रहते थे, कहीं से आकर के रजिस्टर पर देखते थे किसका किसका नंबर है, तो वो टेलीफोन से बात करते थे। सामाजिक न्याय के ओरिजिनल प्रहरी थे। उनको हम लोगों ने, पूरा देश ने सेकंड अम्बेडकर की मान्यता दिया, ठीक है। तो उनके द्वारा जो पार्टी बनाया गया था वो पार्टी विचलित हो गया। लेकिन कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पार्टी जो विचलित, मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ, अब परेशान नहीं हुई, मैं पूरी कहानी को बताता हूँ। तो पार्टी अपने रास्ते से हट गया। 2014 में हम लोगों ने एनडीए गठबंधन में, हम लोगों का एनडीए का गठबंधन हुआ। हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। इस बार 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, अच्छी सफलता मिली। हम लोगों ने 6 सीट पर चुनाव लड़े, 6 अधिक सीट जीते, और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट आप देख लीजिएगा कि सबसे अधिक मिला, सभी पार्टी से अधिक वोट मिला हूँ। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नहीं, अब थे चिराग पासवान। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे, चिराग पासवान जी थे। पार्टी के 99% जो वर्कर था, पार्टी के जो हम लोग 6 सांसद थे, उस समय एक विधायक भी थे, एक विधान परिषद के सदस्य भी थे। तो सब लोगों की राय थी, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दिया कि भाई गठबंधन में चुनाव लड़ो। ये गठबंधन का युग है।
भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश में पार्टी है, लेकिन फिर भी वो पूरे देश में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। और लोजपा हमारा एक संगठन है जो बिहार में है, तो इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए में गठबंधन होना चाहिए, एनडीए से गठबंधन होना चाहिए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ असामाजिक तत्व विपक्ष से मिल करके, दूसरे दल के लोगों से मिल करके, और वो अपने योजना में सफल हो गया और उसने जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ नहीं होने दिया। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि यदि आप गठबंधन नहीं किए, वहाँ तक तो मान लीजिए थोड़ा बर्दाश्त के लायक था, लेकिन आप पिक एंड चूज किए कि इस पार्टी एनडीए में, जैसे मान लीजिए जदयू है, एनडीए में भाजपा है, तो हम भाजपा को साथ देंगे, जदयू को साथ नहीं देंगे। फिर भाजपा में भी आपने उम्मीदवार दे दिया, भाजपा के खिलाफ 6 जगह उम्मीदवार दे दिया, बहुत सा उम्मीदवार साथ दे दिया कि जिससे आरजेडी को फायदा हो गया। तो ये गलतफहमी पैदा हो गया पूरे बिहार में, और जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में हमारी पार्टी करीब करीब उसकी समाप्ति हो गई। 1 सीट हम लोगों ने जीता, वो जो हम लोग जीते, वो जो विधायक हमारे बने, वो भी मेरे दल के लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे, आए और चले गए, जीते भी और चले भी गए, है ना। तो ये पार्टी के लिए बहुत ही दुखद पहलू था। लेकिन जो आज हुआ है, आपने भी देखा होगा कि चिराग पासवान ने एक पैरेलल मीटिंग की और आपके समेत जो बाकी जो 5 आपको लेकर जो 5 सांसद हैं, उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्य से बाहर निकाल दिया। अच्छी बात है, ये तो पंडित जी वाली बात हो गई। एक पंडित जी थे, धीरे धीरे सबको पार्टी से निकाल दिए, वो अकेले रह गए। तो पंडिता ने बोली कि भाई तुम पंडित जी जब आप तो अकेले रह गए, सबको निकल गया। तो मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि ये देश संविधान से चलता है। तो जब कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नोटिफिकेशन हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम लोग 6 सांसद हैं, उसके संसदीय दल के नेता श्री पशुपति कुमार पारस होंगे, इसीलिए उसका कोई औचित्य नहीं है कि श्री चिराग पासवान जी पार्टी से 5 को सांसद को निकाल दें, उनका कोई अधिकार नहीं है। तो संसदीय दल में आप नेता बन गए, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष तो चिराग पासवान ही थे, तो उनको कैसे हटाया आप लोगों ने? वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संवैधानिक हैं। आप सुन लीजिए, मेरे दल में 1 व्यक्ति और 1 पद है। हमारा संविधान है, यही होगा संविधान, इसमें लिखा हुआ कि 1 व्यक्ति और 1 पद। श्री चिराग पासवान जी 2013 में ही संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, फिर दोबारा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और तिवारा उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया। 1 व्यक्ति और 3 पद, जो बिल्कुल ही संविधान के विरुद्ध था। और कोई निर्वाचित सदस्य चिराग पासवान जी नहीं है, कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में निर्वाचित नहीं हुआ। प्रोसीडिंग मंगा के देखिए, मांगिए प्रोसीडिंग कहाँ है। उस समय चूँकि पासवान जी थे और उनका सब लोग सम्मान करता था, एक प्रस्ताव आया कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो सब लोगों ने हाँ भर दिया। कोई लिखित नहीं है, कोई विधिवत चुनाव नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ओरिजिनल एलजेपी अब किसकी है? क्योंकि वो पहले अपनी बोल रहे हैं कि हम अध्यक्ष है, वो आपको एक्सपेल कर रहे हैं, आप लोगों ने उनको हटा दिया। प्रजातंत्र है, जब 6 सांसद के 6 सांसद एलजेपी में हमारे साथ है, दूसरा कोई विधायक है नहीं, दूसरा कोई एमएलसी है ही नहीं, और लोकसभा अध्यक्ष एक संस्था, लोकसभा अध्यक्ष की मान्यता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा विधिवत नोटिफिकेशन हो गया, तो ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी हम हैं। दूसरी बात है कि 12 बजे दिन में ही कार्य समिति की बैठक बुला करके हम लोगों ने श्री चिराग पासवान जी को असंवैधानिक अध्यक्ष करार दे दिया, और श्री सूरजभान जी के नेतृत्व में 17 तारीख को पटना में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होगी, जिसमें विधिवत डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन पटना में हम देख रहे हैं कि जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं, पार्टी दफ्तर में घुस के आप लोगों के जो 5 सांसद हैं उनके जो पोस्टर थे उस पर उसके चेहरे पे कालिक पोत दी। कितने लोग घूम रहे हैं, कितने लोग घुस गए थे? 10 से 20। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचा। जो आदमी हार जाता है ना, वो कहता है कि रिकाउंटिंग कराओ, चुनाव में बेईमानी हो गया। वही बात वहाँ भी है, इसलिए मैं उस पर अधिक कमेंट्स नहीं करूँगा। ये मैंने आपको पहले कहा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। बहुमत जिसके पक्ष में होगा, पार्टी उसकी होगी।
होली के दिन जो चिट्ठी लिखी थी चिराग पासवान ने, उसको भी उन्होंने सार्वजनिक किया और कहा है कि रामचंद्र पासवान यानी कि चाचा जी की मृत्यु के बाद से उन्होंने आपके व्यवहार में बदलाव देखा, और यहाँ तक कि जब प्रिंस को जिम्मेदारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष की तो भी आप नाराज थे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सफेद झूठ है कि होली के दिन मुझको चिट्ठी लिखी गई। 29 मार्च जब भी आप लोग शांत रहिए ना, ये सफेद गलत है, सफेद झूठ है कि होली के दिन मुझको चिट्ठी लिखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं रहा, पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हो गई। लोकसभा के चुनाव में उस समय मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष था लोक जनशक्ति पार्टी का, और हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार में और 6 में 6 सीट हम जीते। इसके पहले भी हम लोकसभा के चुनाव में 7 में 6 सीट जीते थे, और इस बार जो हम 6 में 6 सीट जीते, पूरे देश में सबसे अधिक परसेंटेज ऑफ वोट आया लोक जनशक्ति पार्टी को, जितना सीट पर हम लड़े उसके हिसाब से। फिर क्या उचित है हमको बतावें कि हमको प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया। तो मैंने पूछा कि भाई हमको क्यों हटाया गया, तो ये मामला आया कि उम्र के लिहाज से हटाया जा रहा है, आपका उम्र अधिक है। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का में प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया जो लाठी लेके चलता है। तो बैगन सबके लिए बातर होगा कि जजमान के लिए बातर होगा, पंडित जी के लिए बातर नहीं होगा। तो वहीं से पार्टी में असंतोष पैदा हुआ जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ और सभी सांसद नाराज थे, जिसका आज ये परिणाम हो। उन्होंने ये भी कहा है कि जब चिराग पासवान को अध्यक्ष बनाया गया तो आप प्रस्तावक के तौर पर सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, फिर चले गए, और इससे आपके व्यवहार से रामविलास पासवान जी बहुत दुखी थे। ये सफ़ेद झूठ है। 5 मिनट तो प्रोग्राम हुआ, नहीं उसमें कोई भाषण हुआ, नहीं कुछ उसमें कोई वोटिंग हुआ। एक आदमी हमने प्रस्ताव किया, कोई उसका समर्थन कर दिया, ताली बज गई, हो गया अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। तो उसमें नाराजगी की क्या सब, जब नाराजगी होती तो हम क्या प्रस्तावक बनते। इसलिए ये सब सफ़ेद, ये सब देखिए एक बनावटी बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। ये बनावटी बैकग्राउंड है, ये जो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पिताजी की 13वीं रामविलास पासवान की 13वीं थी तो 25 लाख उनकी माता जी ने दिए, आपने कोई मदद नहीं की। हमने मदद नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि हमारा घर कहाँ है। हमारा घर सहरवली है, जो 3 नदी पार करके हम लोग जाते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन गांव में हुआ था, जहां वहां भी मैंने व्यवस्था किया, पटना में भी व्यवस्था किया, मैं भी खर्चा किया, भाभी जी भी पैसा दी। इसमें कतई दो राय नहीं है कि वो भी पैसा दी और मैं भी खर्चा किया। इसमें तू में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पैसा हमको घूस का पैसा तो नहीं मिला था जी, खर्चा करने के लिए पैसा मिला था। और क्या आईसीयू से पासवान जी ने आपको फोन भी किया था कि जो निगेटिव खबरें चल रही हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, खत में उन्होंने लिखा है? किसने लिखा? जो आपको चिट्ठी भेजने का दावा कर रहे हैं चिराग पासवान, जो चिट्ठी हमारे पास तो कोई चिट्ठी, हमारे पास तो न कोई चिट्ठी है न कोई टेलीफोन है। पासवान जी देखिए, अब इस बात को अब छोड़ दीजिए तो बेसी अच्छा होगा। मुझको जानकारी मिली कि बड़े भैया को रूटीन चेकअप में जाना है। हम यहाँ से प्रिंस राज, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, सब हम लोग वहाँ गए, बड़े साहब से मिले। सामने में उनको हम लोग सहारा दे रहे थे, नहीं मत को पकड़ो। वो अपने से चल के बेडरूम से गाड़ी में बैठे और गए, हॉस्पिटल में गए। उसके हमको लगता है कि उसके 5-6 दिन के बाद हम कोरोना से ग्रसित हो गए। आपको मालूम है ना कि सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कोरोना से हम ग्रसित हुए 12 सितंबर को शायद हुए थे। तो हम तुरंत चले गए एम्स में भर्ती, और 10 दिन तक हम एम्स में रहे। बात समझिए, एम्स में रहे तो वहीं हमको जानकारी मिली कि बड़े भैया सीरियस हैं, वेंटिलेटर पर चले गए हैं। डॉक्टर नीरज हैं वहाँ, हेड से हम लोग इलाज कर रहे थे कोरोना के। तो उन्होंने ही मुझसे कहा, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब हमको छुट्टी दे दीजिए, बड़े भैया से जाकर मिलेंगे। तो वो रिपोर्ट मेरा टेस्ट कराए, रिपोर्ट में 80% नेगेटिव हुआ और 20% पॉजिटिव हुआ। फिर भी हम हाथ जोड़ करके ये करके हम तो बीमार थे, हमको कहाँ से कोई चिट्ठी लिखेगा। एक बड़ी ऐसे अभी प्रिंस राज आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि जब एक पार्टी की महिला ने प्रिंस राज पे रेप का आरोप लगा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की
तो आपने आपसे सलाह मांगेगी, आपने भी कोई सलाह नहीं दी, आपने भी उसको अनदेखा कर दिया, मतलब प्रिंस राज के साथ नहीं है, समर्थन में नहीं है। किसने कहा ये बात? सब चिट्ठी में ये देखिए, पढ़िए। वो चिट्ठी सब गलत है, सफेद झूठ है, सफेद झूठ है, और ये षड्यंत्र है। ये भी आप जान लीजिए, प्रिंस राज को ये षड्यंत्र का था, ये सब हुआ है। ये कर कौन रहा है षड्यंत्र? चिराग पासवान या कोई पीछे की ताकत है? अब ये बात मैं नहीं बताऊंगा, अभी समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहली जो प्रक्रिया है, ये चुनावी प्रक्रिया है, पार्टी का जलजोड़ी मतभेद है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो क्या अब चुनाव आयोग में भी आप लोग जाएंगे? क्या चुनाव आयोग जाने की नौबत आएगी? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है। वो जाए चुनाव आयोग में, मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो विधिवत संसदीय दल का नेता हूं और विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं चुना जाऊंगा। तो वो जाए, जिनको जहाँ जाना है जाए। एक आखिरी सवाल, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिताजी के जाने के बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, परिवार एकजुट रहे, पार्टी एकजुट रहे, लेकिन आपके चलते वो नहीं हो पाई। पार्टी अभी टूट गई या परिवार भी बिखर गया? पार्टी नहीं टूटी, नहीं है, पार्टी बच गई। उनका आरोप सरासर गलत है और आपका भी आरोप सरासर गलत है। पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी को मैंने बचा दिया। और पासवान जी का जो सपना था, उस सपना को मैं जब तक जिंदा रहूँगा, पार्टी जीवित रहेगी, पार्टी तो रहेगी ही, मैं जब तक जिंदा रहूँगा पासवान जी के सपना को मैं साकार करूँगा, समझ गए? इसलिए पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी टूटने से बच गई। तो कैबिनेट में रिशफल भी होने जा रहा है। आपने कहा कि आप एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार होने, क्या पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी बनेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको कौन विभाग देना है, नहीं देना है। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और ये पहली सरकार है देश में जो किसी को भी भाया मीडिया, प्रेस मीडिया से लेकर किसी को पता नहीं चलता कि कौन मंत्री बन रहा है, नहीं बन। आपका दावा तो बनेगा ना, जब 5 सांसद आपके साथ। पहले जो अखबार और टीवी में आता है जिसका नाम, उसका नाम कट जाता है। लेकिन आपका दावा तो रहेगा, 5 सांसद हैं आपके, आपका दावा तो रहेगा मंत्री पद पे। वो तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मैंने पहले कह दिया, जिसको बनाना होगा बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा बलराम के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। पशुपति पारस को आपने सुना, जो हर बार यही कह रहे हैं कि पार्टी उन्होंने तोड़ी नहीं है, टूटने से बचाई है। तो वहीं एलजेपी का यह झगड़ा अब सड़क तक आ पहुंचा है। पशुपति पारस के घर के बाहर क्यों हो रहा है हंगामा, दिखाएंगे आपको तस्वीरें छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।